स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिंदास स्टोरी पर। चलिए शुरू करते हैं। मेरी पत्नी ने कहा कि तुम्हें मेरी पीठ छूने का भी हक नहीं है। मैं चुपचाप चला गया। अगले दिन उसे पता चला कि मैं जा चुका था। उसका इंतजार एक ऐसी सच्चाई कर रही थी जो किसी भी रिजेक्शन से ज्यादा पक्की थी। तलाक के कागजात और आधा खाली बैंक अकाउंट। मैं बदले की भावना से ऐसा नहीं कर रहा था, मैं अपनी इज्जत बचा रहा था। उसे उस एक पैसे की कीमत चुकानी पड़ेगी, सब कुछ खोकर। मैं कोई छोटा आदमी नहीं हूं और न कभी रहा हूं, लेकिन एक बार जब कुछ हदें पार हो जाती है तो कोई वापसी नहीं होती। उस दोपहर गोवा बीच पर मेरी पत्नी रीमा ने मुझसे सबसे ठंडे शब्द कहे कि मुझे उसे छूने का भी हक नहीं है। उस पल मुझे पता चल गया था कि शादी खत्म हो गई है। ये गोवा ट्रिप एक छुट्टी थी जिसकी हमने कई महीनों से प्लानिंग की थी। दूसरे कपल्स के साथ हर कोई 5 दिन के बीच गेटवे का इंतजार कर रहा था। हमने जो होटल बुक किया था वो गोवा के बीचों बीच था, जिसके कमरों से बीच का सीधा नजारा दिखता था। पहले 2 दिन सब कुछ परफेक्ट था। रीमा खुश लग रही थी, मैं रिलैक्स था और हमारे दोस्त सब बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। मैं एक इंजीनियर हूं और मेरा काम आमतौर पर बहुत ज्यादा प्रेशर वाला होता है। यह छुट्टी सच में मेरे आराम करने के लिए थी। रीमा एक एडवर्टाइजिंग फर्म में क्रिएटिव डायरेक्टर है और उसका काम भी उतना ही डिमांडिंग है। हमें साथ में बाहर गए काफी समय हो गया था। टर्निंग पॉइंट तीसरे दिन आया। उस दोपहर हर कोई बीच पर था। गोवा की धूप बहुत तेज थी। लोग या तो पानी में थे या एक छाते के नीचे। मैं सबके लिए ड्रिंक्स लेने बीच बार गया और लगभग 15 मिनट लाइन में इंतजार किया। जब मैं ड्रिंक्स की ट्रे लेकर लौटा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी अब हमारी जगह पर नहीं थी। मैंने उसे लगभग 20 फीट दूर एक आदमी से बात करते हुए देखा, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो आदमी लंबा था, बहुत अच्छा दिख रहा था और 20 साल का लग रहा था। इस पॉइंट तक ये कोई अजीब बात नहीं थी। बीच पर अजनबियों से बात करना आम बात है, लेकिन मैंने आगे जो देखा उसने मुझे रोक दिया। रीमा मुड़ी, अपने बाल उठाए और उस आदमी को सनस्क्रीन दी। उस आदमी मानव ने धीरे धीरे उस पर सनस्क्रीन लगाना शुरू किया, आराम से। मैं वहीं खड़ा रहा। ट्रे में ड्रिंक्स टपकने लगी और मैं पूरा नजारा देखता रहा। हमारे दोस्तों ने भी ये देखा। हमारे दोस्तों में से एक मनीष ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वो मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हो। मैंने कुछ नहीं किया, कम से कम तब तो नहीं। मैं गया और रीमा की बियर उसके बीच टॉवल के पास रख दी। उसने मेरी तरफ देखा और बेपरवाही से कहा, थैंक्स रोहित। उस आदमी ने मेरी तरफ सिर हिलाया, मैंने भी सिर हिलाया। तब वो चली गई, लेकिन अगले 3 घंटे तक वापस नहीं आई। रीमा उस आदमी के साथ रही। वे दोनों पानी में गए और उसकी बीच टॉवल पर बैठकर बातें करने लगे। वे लगातार हंस रहे थे और बातचीत का मजा ले रहे थे। रीमा ने अपने फोन की तरफ नहीं देखा, उसने मेरी तरफ नहीं देखा और उसने हमारे दोस्तों की तरफ भी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे हमारा कोई वजूद ही नहीं है। दोपहर करीब 2 बजे मैं फिर से उनके पास गया। मैंने अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश की। रीमा, या तुम हमारे साथ कुछ समय बिताने का प्लान बना रही थी? आखिर हम एक ग्रुप में आए थे। तभी उसने वो वाक्य कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं बस उससे अपनी सनस्क्रीन लगवा रही थी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि रोहित सुनो, तुम्हें मेरी पीठ छूने का भी कोई हक नहीं है। फिर उसने मानव की तरफ देखा और मजाकिया अंदाज में हंसी, अगर तुम हर बात पर जलते रहोगे तो तुम घर ही चले जाओ। मानव भी हंसा। ये पूरी तरह से नफरत भरी नजर थी। रीमा भी हंस रही थी, घबराहट में नहीं बल्कि तिरस्कार के साथ। हमारे दोस्त दूर से देख रहे थे। मैं महसूस कर सकता था कि उनकी आंखें मुझ पर थी, ये देखने के लिए कि क्या मैं गुस्सा होऊंगा, बहस करूंगा या उसे मुझे शर्मिंदा करने से रोकने के लिए कहूंगा। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ सेकंड के लिए उसे देखा, फिर उस आदमी को देखा, वापस अपनी जगह पर आया, अपनी टॉवल उठाई और राघव से कहा कि मैं बाद में उनसे संपर्क करूंगा। राघव, उसके हाव भाव ने मुझे सब कुछ बता दिया। यार मुझे तुम्हारे लिए शर्म आ रही है, उसने फुसफुसाया।
ये बहुत ज्यादा था। विकी, एक और दोस्त सिर हिलाते हुए आया। मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रही थी। ये पूरी तरह से गलत था। उसने रीमा और मानव की तरफ देखा, जो अब समुद्र में वाटर पोलो खेल रहे थे। अगर अंजलि ने कभी मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तुरंत रिश्ता खत्म कर दूंगा। हमारे दोस्तों के ग्रुप में राज और लारा भी थे। लारा पूरी स्थिति देख रही थी। वो साफ तौर पर गुस्से में आई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि रीमा ने अभी क्या किया। यह बहुत अपमानजनक था। उसने तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा किया। राज ने आगे कहा, यह सिर्फ फ्लर्टिंग नहीं है, यह सरासर बेवफाई है। लेकिन मैंने कोई सीन क्रिएट नहीं किया, मैंने चिल्लाया या बहस नहीं की। मैंने बस शांति से अपना सामान पैक किया। तुम कहाँ जा रहे हो? राघव ने पूछा। वापस होटल। मैं आज के लिए बीच से तंग आ गया हूं। होटल के रास्ते में मैं रीमा और मानव के पास से गुजरा। वे घुटनों तक पानी में थे और वो उसे ऊपर उठा रहा था और घुमा रहा था। वो 17 साल की लड़की की तरह चिल्ला रही थी और हंस रही थी। ये कुछ ऐसा था जो उसने महीनों से मेरे साथ नहीं किया था। मैं चलता रहा। होटल की लॉबी में बिना रुके मैं राज और लारा से मिला, दूसरे कपल से। वे अभी अभी पूल से वापस आ रहे थे। तुम इतनी जल्दी बीच से क्यों जा रहे हो लारा? बस मुझे थोड़ा शांत समय चाहिए था, मैंने जवाब दिया। राज ने मेरे चेहरे की तरफ देखा। सब ठीक है यार? तुम ठीक नहीं लग रहे हो। रीमा क्या कर रही है? लारा ने सीधे पूछा। वो सुबह से उस अजनबी के साथ है। तो दूसरों ने भी ये नोटिस किया था। ये सिर्फ मेरी कल्पना नहीं थी। बस बातें कर रहे थे। मैंने झूठ बोला। मैं नहीं चाहता था कि हमारे दोस्त मेरी शादी की समस्याओं में पड़े। मैं होटल के कमरे में वापस आ गया। कमरा शांत था। मैं 1 मिनट के लिए बिस्तर के किनारे बैठ गया। बस सोच रहा था। उसने न सिर्फ हमारी शादी का अपमान किया, बल्कि उसने हमारे दोस्तों और एक अजनबी के सामने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। उसने ये साफ कर दिया कि उसकी नजरों में मेरी क्या जगह है। मैंने अपना फोन निकाला और अपनी फ्लाइट बदल दी। रात 10 बजे पुणे के लिए एक फ्लाइट थी। मैंने टिकट खरीद लिया। मैंने उसे नहीं बताया और मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने पैकिंग शुरू कर दी। मैंने सिर्फ अपनी चीजें ली। मैंने उसकी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। मैंने ड्रेसर को ध्यान से चेक किया ताकि यह पक्का हो जाए कि मैंने उसकी कोई भी चीज नहीं ली है। मैंने ये पक्का किया कि मेरे पास मेरा वॉलेट, आधार कार्ड और फोन चार्जर हो। मैंने कुछ फोटो भी लिए, हम में से कुछ लोगों के। इसलिए नहीं कि मैं भावुक था, बल्कि इसलिए कि वे कानूनी तौर पर काम आ सकते हैं। मैंने कोई नोट नहीं छोड़ा। उसने अपने कामों से अपनी बात साफ कर दी थी। अब मेरी बारी थी अपने तरीके से जवाब देने की। मैंने शाम 6 बजे से पहले चेक आउट कर लिया। फ्रंट डेस्क पर महिला ने पूछा कि क्या सब ठीक है, क्योंकि हमने 2 और दिन रुकने का प्लान बनाया था। फैमिली इमरजेंसी, मैंने उसे बताया। या ये पूरी तरह से सच नहीं था। मेरी शादी निश्चित रूप से इमरजेंसी की स्थिति में थी। जब आपकी पत्नी चेकआउट करेंगी? उसने पूछा। वो दोस्तों के साथ इसे संभाल लेगी, मैंने जवाब दिया। फिर टैक्सी लेकर एयरपोर्ट चला गया। टैक्सी में मेरा फोन बजा। राघव था। हे यार, रीमा तुम्हें ढूंढ रही है, उसने कहा। उसे तुम कमरे में नहीं मिल रहे हो। मैं कुछ चीजें देख रहा हूं, मैंने जवाब दिया। वो सच में बहुत चिंतित लग रही है। क्या मुझे उसे कुछ बताना चाहिए? उसे बता दो कि मैं घर चला गया हूं, वो समझ जाएगी। राघव एक पल के लिए चुप रहा। यार, आज बीच पर क्या हुआ? हम सबने देखा। अगर तुम्हें बात करनी है। मैं ठीक हूं राघव, धन्यवाद, बाय। रात 9 बजे मैं पहले ही सिक्योरिटी क्लियर कर चुका था। आधी रात के आसपास मैं अपने थके हुए शरीर को घसीटता हुआ पुणे में अपने अपार्टमेंट में वापस आया। शारीरिक रूप से मैं थक गया था, लेकिन अगले दिन सुबह लगभग 8 बजे मेरा दिमाग असामान्य रूप से साफ था। मेरा फोन बजने लगा। 12 मिस्ड कॉल, 15 टेक्स्ट मैसेज और वॉइस मेल, सभी रीमा के थे। मैंने एक भी नहीं सुना। मैंने बस उन्हें आने दिया। मैसेज आते रहे। पहले वो कंफ्यूज लग रही थी।
तुम कहाँ हो? क्या तुम कमरे में वापस आ गए? फिर बचाव वाला रवैया आया। तुम ओवररिएक्ट कर रहे हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसे ही चले गए। हमारे दोस्तों के मैसेज भी आए। राघव ने मैसेज किया, पूछ रहा था कि तुम कहाँ गए। मैंने उसे बताया कि तुम घर चले गए। क्या हुआ? लारा ने एक लंबा मैसेज भेजा। मुझे नहीं पता कि कल बीच पर रीमा के साथ क्या हुआ। वो अब पागल हो रही है। सच कहूं तो कल उसका व्यवहार देखने के बाद मैं तुम्हें दोष नहीं देता, यह बहुत ही अनुचित था। फिर राज ने एक सीधा मैसेज भेजा, यार अगर तुम चले गए तो मैं उसके व्यवहार को पूरी तरह समझता हूं। हां, आज का दिन चौंकाने वाला था। यहां तक कि मानव भी पूरी स्थिति से असहज था। वो कल रात चला गया था, इसलिए मानव को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। दोपहर तक मैसेज निराशाजनक हो गए। कृपया मुझे वापस कॉल करो। मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो। लेकिन फिर रीमा ने एक कहानी बनाना शुरू कर दिया। मानव ने मुझे बताया कि तुमने गलत समझा। उसने कहा कि वो बस मेरी मदद कर रहा था और तुमने इसे गलत तरीके से लिया। मुझे नहीं पता कि तुम इतने संवेदनशील क्यों हो। मैंने उपहास किया। न केवल वो अब जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रही थी, बल्कि वो मुझे स्पष्ट अनादर पर प्रतिक्रिया करने के लिए दोषी ठहरा रही थी। एक और मैसेज, मैंने अपनी फ्लाइट बदल दी है, मैं कल वापस आ रही हूं। हमें इस बारे में आमने सामने बात करने की जरूरत है। तुम ऐसे ही भाग नहीं सकते। मैं घर पर था। मैंने कुछ कॉफी बनाई, पिछवाड़े में बैठ गया और किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। अगले दिन मैंने वो किया जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैंने एक वकील को फोन किया। मैंने अपने अगले कदमों की योजना उसी सामान्य सटीकता के साथ बनाई जिसका उपयोग मैं अपने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए करता था। उसने कुछ सवाल पूछे। उसने कहा कि वो कागजात भेज देगा। सरल और सीधा। उस दोपहर में बैंक गया। हमारा एक जॉइंट अकाउंट था। मैंने अपना सही आधा हिस्सा ट्रांसफर किया और अपने नए अकाउंट में जमा कर दिया। मैंने सिर्फ अपनी पोश ली। फिर मैंने मकान मालिक को फोन किया। हमारा लीज महीने दर महीने था। मैंने उसे बताया कि मैं महीने के अंत में बाहर चला जाऊंगा और पूछा कि क्या वो लीज से मेरा नाम हटाने को तैयार होगा और रीमा अगर चाहे तो किराए पर लेना जारी रख सकती है। 2 दिन बाद रीमा पुणे लौट आई। मुझे लगता है कि वो पहले दोस्तों के साथ रुकी थी। वो लगभग 6 बजे घर पहुंची। मैंने उसकी कार को आते सुना और उसकी चाबी लॉक में घूमते हुए सुनी। मैं किचन की टेबल पर बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ वर्क ईमेल देख रहा था। वो अंदर आई। उसने मुझे देखा और रुक गई। रीमा थकी हुई थी और उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थी। उसने अपना सूटकेस दरवाजे के पास रखा और मुझे घूरने लगी, जैसे मेरे कुछ कहने का इंतजार कर रही हो। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं टाइप करता रहा, जैसे अपने ईमेल पर ध्यान दे रहा हूं। तो हम ऐसे ही करेंगे, उसने आखिरकार कहा। तुम बस ऐसा दिखाओगे कि मैं मौजूद ही नहीं हूं। मैंने ऊपर नहीं देखा। मैं काम कर रहा हूं। तुम काम कर रहे हो? उसकी आवाज तेज होने लगी। मैं अभी 2 घंटे की फ्लाइट से घर आई हूं। पता चला कि तुम कल रात बिना कुछ बताए गोवा से चले गए और अब तुम काम कर रहे हो। मैंने लैपटॉप बंद किया और उसे देखा। तुम मुझसे क्या चाहती हो रीमा? मैं चाहती हूं कि तुम समझाओ कि कल क्या हुआ था। तुम क्यों चले गए? तुम्हें पता है क्यों? उसने अपने बाल पीछे किए, जैसा वो गुस्से में करती थी। मानव की वजह से? सच में? एक मामूली बीच पर हुई मुलाकात की वजह से? मामूली? मैंने ताना मारा। तुमने एक अजनबी के साथ 3 घंटे बिताए, मुझे और हमारे दोस्तों को नजरअंदाज करते हुए। जब मैंने इसके बारे में पूछा तो तुमने मुझे उसके सामने बेइज्जत किया। यह तुम्हारे लिए मामूली है? मैंने तुम्हें बेइज्जत नहीं किया। बस तुमने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारी पीठ छूने का भी हक नहीं है। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मेरी आवाज धीमी थी। मानव के सामने। और फिर तुमने मुझसे घर जाने को कहा। क्या वो बेइज्जती नहीं थी? उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। तुमने एक पजेसिव पति जैसा बर्ताव किया। इससे मुझे शर्मिंदगी हुई। मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुम अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताना चाहते हो? क्या ये पजेसिवनेस है?
तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। मैं इज़्ज़तदार बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साफ है कि यह भावना दोनों तरफ से नहीं है। वो किचन में इधर उधर घूमने लगी। ये बकवास है। मानव बस एक मिलनसार लड़का था। हमने बात की, उसने सनस्क्रीन लगाने में मेरी मदद की, बस इतना ही। तुमने इसे जरूरत से ज्यादा बड़ा बना दिया है। 3 घंटे रीमा, वो सिर्फ बात करना नहीं था। वो रुकी, अपने हाथ कमर पर रखे। यही समस्या है। तुम इस बात की बहुत ज्यादा परवाह करते हो कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। मुझे इस बात की परवाह है कि तुम मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हो। मैं तुम्हारे साथ ठीक से बर्ताव करता हूं। तुमने मुझसे घर जाने को कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे थे। मैं खड़ा हो गया, मेरा लहजा बदल गया। मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया? रीमा, तुमने बीच पर 3 घंटे बिताए, पूरी तरह से मुझे और हमारे दोस्तों को नजरअंदाज करते हुए, एक अजनबी के साथ फ्लर्ट करते हुए। फिर जब मैंने शांति से पूछा तो तुमने मुझे उसके सामने बेइज्जत किया। किसने शर्मिंदा किया? वो ऐसी लग रही थी जैसे रोने वाली हो। मुझे नहीं लगा था कि इससे तुम्हें इतना बुरा लगेगा। अब बहुत देर हो चुकी है। अगली सुबह रीमा ने हम दोनों के लिए नाश्ता बनाया। उसने प्लेट मेरे सामने रखी और बैठ गई। मुझे लगता है कि हमें कल के बारे में बात करनी चाहिए, उसने कहा। मैंने कॉफी का एक घूंट लिया। बात करने के लिए कुछ नहीं है रीमा। मैंने एक वकील से बात की है और तलाक के लिए फाइल कर रहा हूं। वो अपनी कॉफी पर लगभग अटक गई। क्या तुम मजाक नहीं कर रहे हो? मैं सीरियस हूं। गोवा की वजह से यह पागलपन है। हर कपल झगड़ा करता है। हम इसे ठीक कर सकते हैं। मैं इसे ठीक नहीं करना चाहता, मैं इसे खत्म करना चाहता हूं। वो रोने लगी। प्लीज ऐसा मत करो। मुझे पता है कि मैंने गलती की है, लेकिन हम इससे निकल सकते हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैंने उसकी तरफ देखा और मुझे खालीपन के अलावा कुछ महसूस नहीं हुआ। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो तुम मेरे साथ बीच पर ऐसा व्यवहार नहीं करती। मैंने माफी मांगी। माफी से वो सब खत्म नहीं होता जो कहा गया था। मुझे पता है कि तुम सच में क्या सोचती हो। साथ ही तुमने अपने कामों के लिए माफी नहीं मांगी। तुमने उस तरह से माफी मांगी जिस तरह से तुमने मुझे महसूस कराया। इसमें फर्क है। उस दोपहर डोरबेल बजी। वो रीमा की मां मंजू थी। उसने सीधे मेरी तरफ देखा। तुम एक झगड़े की वजह से मेरी बेटी को नहीं छोड़ सकते। मैं उसे झगड़े की वजह से नहीं छोड़ रहा हूं और उसे उसके अनादर की वजह से छोड़ रहा हूं। उसने गलती की। लोग गलतियां करते हैं। उसने मुझसे घर जाने के लिए कहा, इसलिए मैं घर चला गया। अगर इससे उसे परेशानी होती है तो उसे बोलने से पहले अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए था। मंजू का चेहरा लाल हो गया। तुम बहुत कोल्ड हो। मैं खुद को बचा रहा हूं। सुनो, मुझे पता है कि रीमा कभी कभी जल्दबाजी में फैसले लेती है, लेकिन वो एक अच्छी लड़की है। वो तुमसे प्यार करती है। अगर वो मुझसे प्यार करती तो वह मुझे किसी अजनबी के सामने अपमानित नहीं करती। रीमा किचन से बाहर आई। उसने हमारी बातचीत साफ साफ सुनी थी। मां, ये सब बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। मैं बढ़ा चढ़ाकर बता रहा हूं। मैं रीमा की तरफ मुड़ा। हमारे दोस्त सब वही थे। क्या तुम चाहती हो कि मैं राघव या लारा को फोन करके पूछूं कि उन्होंने क्या देखा? तो रीमा असहज दिखी। वे संदर्भ नहीं समझते, वे पूरी तरह से समझते हैं। राज ने मुझे बताया कि कल रात मानव भी चला गया क्योंकि वो पूरी स्थिति से असहज था। मंजू ने विषय बदलने की कोशिश की। बात यह है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और तुम्हारी शादी को 4 साल हो गए हैं। तुम एक गलतफहमी पर यह सब खत्म नहीं कर सकते। ये गलतफहमी नहीं है मंजू जी, ये एक गलती है। तुमने लगातार जब मैंने प्यार दिखाने की कोशिश की तो तुमने मुझे दूर धकेल दिया। तुमने कहा कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूं। अब गोवा में तुमने सबके सामने दिखाया कि तुम सच में कैसा महसूस करती हो। मंजू ने रीमा की तरफ देखा। क्या यह सच है? रीमा डिफेंसिव हो गई। मैंने उसे दूर नहीं धकेला। मुझे बस कंट्रोल होना पसंद नहीं है। मैंने तुम्हें कभी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। मैं तुम्हारा पति बनने की कोशिश कर रहा था मंजू।
एक अलग तरीका अपनाते हुए खड़ी हो गई। तुम दोनों शांत हो जाओ। शायद तुम्हें काउंसलर की जरूरत है। मुझे काउंसलर की जरूरत नहीं है, मैंने साफ मना कर दिया। मुझे एक ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरी इज्जत करे। रीमा मेरे पास आई, उसकी आवाज में आंसू थे। प्लीज ऐसा मत करो, मुझे पता है मैंने गलती की है, लेकिन हम इसे ठीक कर सकते हैं। मैं कुछ भी करूंगी। मैंने पूछा, क्या तुम ये मानने को तैयार हो कि कल तुम्हारे काम गलत थे? इसलिए नहीं कि मैंने ज्यादा रिएक्ट किया, बल्कि इसलिए कि वे गलत थे। अपने आप में रीमा हिचकिचाई। मैं तुम्हारी भावनाओं के लिए माफी मांगती हूं। मैंने ये नहीं पूछा था, यही पूरी समस्या है। मैंने उसे जवाब देने का कोई मौका दिए बिना बात खत्म की और किचन से बाहर जाने के लिए मुड़ा। मैंने पूरा वीकेंड अपना रिमा सामान शिफ्ट करने में बिताया। दोस्तों ने मदद की। हमने एक यूहॉल ट्रक किराए पर लिया। रीमा जो लिविंग रूम में हमें काम करते हुए देख रही थी, कभी कभी बात शुरू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उससे बात नहीं की। राघव ने भारी सामान उठाने में मेरी मदद की। यार, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यही चाहते हो? उसने पूछा। मुझे पूरा यकीन है। राज मेरी किताबें पैक कर रहा था लारा, और मैंने बीच पर जो हुआ उसके बारे में बात की। उसने कहा कि उसने कभी इतनी खुली बेइज्जती नहीं देखी थी। अक्टूबर लारा ने किचन में मेरा सामान अलग करने में मदद की। तुम्हें पता है, वो मुझे टेक्स्ट कर रही है, तुम्हें अपना मन बदलने के लिए मनाने की कोशिश कर रही है। उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुमने ज्यादा रिएक्ट किया और ये सिर्फ एक गलतफहमी थी। उसने कहा कि मानव सिर्फ फ्रेंडली था और तुमने इसे कुछ और समझ लिया। मैंने जो कर रहा था वो रोक दिया और लारा की तरफ देखा। उसने सच में ऐसा कहा? लारा ने सिर हिलाया। मैंने उससे कहा कि हम सबने देखा था, ये कोई गलतफहमी नहीं थी। रीमा लिविंग रूम से उठी। लारा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? लारा उसकी तरफ मुड़ी। रीमा, तुम्हारी दोस्त होने के नाते मुझे कहना होगा कि कल तुम्हारा व्यवहार गलत था। रीमा का चेहरा लाल हो गया। क्या तुम भी मेरे खिलाफ हो जाओगी? मैं खिलाफ नहीं हो रही हूं, मैं तुम्हें सच बता रही हूं। तुमने रविवार दोपहर को हम सबके सामने अपने पति की बेइज्जती की। जब हम लगभग सामान शिफ्ट कर चुके थे तो रीमा की कुछ दोस्त आई। उसने साफ तौर पर उन्हें सपोर्ट के लिए बुलाया था। उनमें से एक लक्षिता नाम की औरत ने तुरंत मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। तुम बहुत क्रूर। उसने गलती की। तुम क्या करने जा रहे हो? उसकी जिंदगी बर्बाद करने। और किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा हूं मैं, बस अब और बेइज्जत नहीं होना चाहता। मैंने शांति से कहा। लेकिन सबसे अजीब पल तब था जब रीमा के पिता ने, देखो बेटे, उसने कहा, कभी कभी औरतें बेवकूफी भरी हरकतें करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे छोड़ दो। उसने कोई बेवकूफी भरी हरकत नहीं की। उसने एक चुनाव किया। उसने चुना मुझे एक अजनबी के सामने बेइज्जत करना। उसने माफी मांगी। उसने मेरी भावनाओं के लिए माफी मांगी, अपने कामों के लिए नहीं। इसमें फर्क है। उसने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया। मुझे लगता है कि मुझे समझ आ गया। फिर वो रीमा बेटी की ओर चला गया। शायद तुम्हें सच में माफी मांगनी चाहिए। रीमा गुस्से में आ गई। मैंने उसकी भावनाओं के लिए माफी मांगी। अपनी तरफ से माफी मांगो। तुम्हारे उसके पिता की तरफ से अगर तुम फर्क नहीं देख सकती तो शायद उसने सही फैसला लिया। इससे रीमा रो पड़ी और वो बेडरूम में भाग गई। रविवार रात मैंने उसके लिए चाबियां छोड़ दी। उसे बताया कि मकान मालिक उससे संपर्क करेगा, और फिर मैं चला गया। मैं एक हफ्ते तक अपने भाई के यहाँ रहा। फिर मैं एक बेडरूम का अपार्टमेंट ढूंढा। रीमा फोन करती रही और मैसेज भेजती रही। उसके मैसेज गुस्से से भीख मांगने में बदल गए। वो उन जगहों पर आने लगी जहां मैं काम करता था पहली बार। बुधवार को लंच के समय हुआ। मैं ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकला और उसे पार्किंग लॉट में मेरा इंतजार करते देखा। हमें बात करनी है, उसने कहा। हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। मैं अपनी कार की ओर चला। कृपया बस मुझे 5 मिनट दो। मैं रुका और अपनी घड़ी देखी। ठीक है, 5 मिनट। मैं गोवा में जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी। मुझे एहसास हुआ, मैंने तुम्हें सुना। अच्छा, तो क्या तुम मुझे माफ करते हो? नहीं। वो हैरान रह गई। क्यों नहीं? क्योंकि तुमने सच में माफी नहीं मांगी। उसने कहा, तुम्हें एहसास हुआ कि तुमने मुझे दुख पहुंचाया। ये माफी नहीं है। उसने आ भरी निराशा। ठीक है, मुझे माफ करना। समुद्र तट पर मेरा व्यवहार गलत था। क्या तुम अब खुश हो? नहीं, क्योंकि तुम वही दोहरा रही हो जो मैंने अभी कहा। तुम्हें इसका मतलब नहीं पता। मैंने अपनी कार का दरवाजा खोला। दूसरी बार वो मेरे जिम में दिखी।
मैं अभी अपनी दौड़ खत्म करके आया था और वो लॉकर रूम के बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? मैंने पूछा। मुझे तुमसे बात करनी है और तुम मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहे हो क्योंकि हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैंने थेरेपी शुरू की जिससे मैं रुक गया। क्या मैंने गोवा के बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में एक थेरेपिस्ट से मिलना शुरू किया? ये अच्छा है रीमा, मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हारी मदद करेगा। क्या तुम मेरे साथ कपल्स काउंसलिंग में जाने को तैयार होगी? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि मैं रिश्ता ठीक नहीं करना चाहता, मैं इसे खत्म करना चाहता हूं। वो रोने लगी। तुम हमें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मैंने हमें नहीं छोड़ा, तुमने हमें छोड़ा। बीच पर तीसरी बार सबसे ज्यादा बुरा हुआ। अजीब बात है, वो मेरे भाई के साथ मेरे घर आ गई। मेरा भाई राहुल ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। बाहर एक सीरीज चल रही थी। वो तुमसे बात करना चाहती है, उसे बताओ मैं यहां नहीं हूं। मैंने आह भरी और दरवाजे की तरफ चला गया। रीमा मेरे भाई के गाड़ी के पास खड़ी थी। रीमा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैंने नाराज होकर कहा। वो अपनी कार से बाहर निकली। मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, तुम मुझे पहले ही खो चुकी हो। हम फिर से शुरू कर सकते हैं। मैं बदल जाऊंगी, लोग तब तक नहीं बदलते जब तक वे खुद न चाहें। और तुमने तो ये भी नहीं माना कि तुमने क्या गलत किया। मैंने कुछ गलत किया, मैंने बीच पर गलत काम किया। तुमने गलत काम क्यों किया? क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने बस कर दिया। नहीं रीमा, तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम मेरी इज्जत नहीं करती। जब तक तुम ये स्वीकार नहीं करोगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा। वो बहुत देर तक चुप रही। फिर मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन तुमने वही किया। मैंने मुड़ा और वापस अंदर चला गया। मैंने उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। तलाक के कागज जल्दी तैयार हो गए। मिस्टर चोपड़ा ने सब कुछ संभाला। हमारी कोर्ट में एक छोटी सी सुनवाई हुई। जज ने पूछा कि क्या सुलह की कोई संभावना है? नहीं, मैंने पक्के तौर पर जवाब दिया। बस यही था। हमारी शादी आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई। रीमा ने कोर्टरूम के बाहर मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं विनम्रता से चला गया। उसने चिल्लाकर कहा कि मैं ठंडा हूं और सब कहते हैं कि मैं पागल हूं। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन कोर्ट में स्थिति मेरी उम्मीद से ज्यादा नाटकीय थी। जब जज ने रीमा से पूछा कि क्या उसे कुछ कहना है, तो वो खड़ी हो गई और एक लंबा भाषण शुरू किया। योर ऑनर, मेरे पति एक छोटी सी गलतफहमी के कारण चले गए। मैं छुट्टियों में एक मिलनसार अजनबी से चैट कर रही थी और उसने इसे बेवफाई समझा। वो मुझे समझाने का मौका दिए बिना चला गया, यहां तक कि मैरिज काउंसलिंग की कोशिश करने से भी मना कर दिया। जज ने मेरी तरफ देखा। सर, इस पर आपका क्या जवाब है? योर ऑनर, ये कोई गलतफहमी नहीं थी। मेरी पत्नी ने हमारे दोस्तों के सामने 3 घंटे तक एक अजनबी के साथ फ्लर्ट किया। जब मैंने इसके बारे में पूछा तो उसने उस आदमी के सामने मेरी बेइज्जती की और मुझसे कहा कि मुझे उसकी पीठ को छूने का भी हक नहीं है। ये कोई गलतफहमी नहीं थी, ये अनादर का एक पैटर्न था। जज ने सिर हिलाया। क्या कोई गवाह है? मेरे वकील चोपड़ा ने कहा। योर ऑनर, हमारे पास 3 गवाह हैं जो बीच पर रीमा के व्यवहार की गवाही दे सकते हैं। रीमा की वकील एक युवा महिला थी जो साफ तौर पर तैयार नहीं थी। मेरा क्लाइंट मैरिज काउंसलिंग के लिए तैयार है। जज ने मेरी तरफ देखा। सर, क्या आप तैयार हैं? काउंसलिंग के बारे में सोचिए। नहीं योर ऑनर, काउंसलिंग में यह माना जाता है कि दोनों पक्ष रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। मैं इस रिश्ते को ठीक नहीं करना चाहता, मैं इसे खत्म करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी मेरी इज्जत नहीं करती। उसने कभी भी अपने कामों के लिए सच में माफी नहीं मांगी और मुझे लगता है कि वो फिर से ऐसा करेगी। मैं अपनी बाकी जिंदगी अगली सार्वजनिक बेइज्जती का इंतजार करते हुए नहीं बिताऊंगा। जज ने कुछ और सवाल पूछे और फिर तलाक दे दिया। पूरी प्रक्रिया में 20 मिनट लगे। कुछ हफ्ते बाद राघव ने मुझे टेक्स्ट किया। हे यार, बस तुम्हें बताना चाहता था कि हम सबने उसे हद पार करते देखा। हमें से कोई भी तुम्हें दोष नहीं देता। तुमने सही किया। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि लारा और रिया दोनों ने कहा कि वे रीमा पर फिर कभी भरोसा नहीं करेंगी। ऐसा कर सकती है तो उन्हें नहीं पता कि वह और क्या कर सकती है। इससे मुझे एहसास हुआ कि रीमा ने सिर्फ अपनी शादी ही नहीं खोई थी, उसने अपने दोस्तों का ग्रुप भी खो दिया था। या यूं कहें कि दोस्तों के पूरे ग्रुप ने मेरा साथ दिया। राज ने भी मुझसे संपर्क किया। राज
और मैंने इस बारे में बात की। हम दोनों को लगता है कि तुमने इसे बहुत अच्छे से संभाला। तुम शांत रहे, तुमने कोई ड्रामा नहीं किया, तुमने बस अपनी गरिमा की रक्षा की। ये कुछ ऐसा है जिसका हम सब सम्मान करते हैं। और भी अप्रत्याशित रूप से मुझे रीमा के पिता का फोन आया। मैं अपनी बेटी के लिए माफी मांगना चाहता हूं। उन्होंने कहा, मैंने उस दिन तुम्हारी कई बातों के बारे में बहुत सोचा। जिस दिन तुम घर से निकले थे, एक सच्ची माफी और किसी की भावनाओं के लिए माफी के बीच के अंतर के बारे में तुम सही थे। उसने कभी सच में माफी नहीं मांगी। ये कहने के लिए धन्यवाद। मैं ये भी चाहता हूं कि तुम्हें पता चले कि मैंने उससे कहा कि अगर वो अपनी जिंदगी ठीक करना चाहती है तो उसे जिम्मेदारी लेना शुरू करना होगा। वो बहुत गुस्सा हो गई। उसने कहा कि सब उसके साथ गलत कर रहे हैं। इससे मुझे एहसास हुआ कि उसने अभी तक सबक नहीं सीखा है। इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि मैं शुरू से जानता था। मेरी प्रतिक्रिया सही थी। मैंने अपनी नई जिंदगी शुरू की। मैंने और मेहनत की और मुझे प्रमोशन मिला। मैंने दौड़ना शुरू किया और अपनी सेहत में सुधार किया। मैं एक अच्छे अपार्टमेंट में चला गया जिसमें जिम और पूल था। प्रमोशन जल्दी मिल गया। मेरे बॉस राजवीर नाम के एक आदमी ने मेरे फोकस पर ध्यान दिया। तुम अलग दिखते हो, उसने टीम मीटिंग के बाद मुझसे कहा। ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा प्रेरित। मैंने कुछ ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटा दिया। मैंने जवाब दिया, ठीक है, जो भी हो, इसे जारी रखो। मैं तुम्हें नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाने के बारे में सोच रहा हूं। नया रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट एक बड़ी बात थी। इसका मतलब था ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा सैलरी और असली इज्जत। कंपनी के अंदर मैंने एक इंजीनियर के तौर पर चुनौती स्वीकार की। मैंने अपने काम में शांति और सटीकता लाई, पूरी तरह से आगे बढ़ने पर ध्यान दिया। मैंने अपना भी ख्याल रखना शुरू कर दिया। मैंने एक जिम ज्वाइन किया और एक सख्त वर्कआउट रूटीन शुरू किया। दौड़ना मेरा मेडिटेशन बन गया। हर सुबह मैं अपना दिमाग साफ करने और दिन के लिए तैयार होने के लिए 5 किलोमीटर दौड़ता था। मेरा शरीर बदलने लगा। मेरे कंधे चौड़े हो गए और पेट सपाट हो गया। मैंने अपने नए शरीर के हिसाब से नए कपड़े खरीदे। मुझे सालों बाद इतना अच्छा महसूस हुआ। मेरे भाई राहुल और मेरे सभी दोस्तों ने यह बदलाव देखा और कहा कि तलाक मेरे लिए सही फैसला था। मैं आगे बढ़ रहा था। मैंने रीमा के सोशल मीडिया को देखना बंद कर दिया। मैंने हमारी साथ की सभी तस्वीरें डिलीट कर दी। मैं पूरी तरह से नई शुरुआत चाहता था और मुझे वही मिला। 3 महीने बाद मैं एक दोस्त की बारबेक्यू पार्टी में मीरा से मिला। वो उसी बिल्डिंग में मुझसे कुछ फ्लोर नीचे रहती थी। वो मजाकिया, सीधी सादी और ड्रामा फ्री थी। उसने मेरे तलाक के बारे में नहीं पूछा, जिसकी मैं बहुत तारीफ करता हूं। मीरा के पास बस्टर नाम का एक कुत्ता था, एक मिलनसार लैब्राडोर। हमने अपने कुत्तों को एक साथ घुमाना शुरू किया और फिर हमने डेटिंग शुरू कर दी। कोई गेम नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस 2 वयस्क जो एक दूसरे की कद्र करते थे। हमारी पहली डेट एक छोटे से इटालियन रेस्टोरेंट में थी। मीरा ने एक सिंपल नीली ड्रेस पहनी थी और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हमने काम, यात्रा और किताबों के बारे में बात की। वो लोकल हॉस्पिटल में नर्स थी। मुझे लोगों की मदद करना पसंद है, उसने कहा। हमने 2 घंटे तक बात की। न फोन चेक किए, न किसी और को देखा, बस एक दूसरे पर ध्यान दिया। ये रीमा के साथ मेरी डेट से बिल्कुल अलग था। हमारी दूसरी डेट के लिए हम एक म्यूजियम गए। मीरा को सच में कला में दिलचस्पी थी। उसे खूबसूरत चीजों की सच्ची कद्र थी। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वो सच में परवाह करती थी। उसका उत्साह संक्रामक था। हमारी तीसरी डेट पर उसने मेरे लिए डिनर बनाया। उसका अपार्टमेंट छोटा लेकिन आरामदायक था। उसने सब्जियों और आलू के साथ भुना हुआ चिकन बनाया, सिंपल लेकिन स्वादिष्ट। ये परफेक्ट है, मैंने उससे कहा, और मेरा मतलब वही था। डिनर के बाद हम उसके सोफे पर बैठकर एक फिल्म देख रहे थे। बस्टर हमारे पैरों के पास लेटा था। वो सहज और आरामदायक महसूस कर रहा था। फिल्म के बीच में मीरा ने मेरी तरफ देखा।
क्या मैं तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकती हूं? बिल्कुल। तुमने तलाक क्यों लिया? मैंने कुछ भी नहीं छिपाया। मेरी पूर्व पत्नी ने मेरा अपमान किया। उसने एक अजनबी के सामने मुझे शर्मिंदा किया, और जब मैंने इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उसने मुझे ओवररिएक्ट करने का आरोप लगाया। मीरा ने सिर हिलाया। मुझे माफ करना, वो दर्दनाक रहा होगा। तुम निश्चित रूप से बेहतर के हकदार हो। 6 महीने बाद हम आधिकारिक तौर पर साथ थे। वो मेरे अपार्टमेंट में आ गई और यह स्वाभाविक और सरल लगा। 1 साल बाद मुझे एक और प्रमोशन मिला। किराए के बजाय घर खरीदने के लिए काफी पैसे कमाने के बाद मैंने पुणे के बाहरी इलाके में घर ढूंढना शुरू किया। मुझे 3 बेडरूम, 2 बाथरूम और बस्टर के दौड़ने के लिए एक अच्छा सा पिछवाड़ा वाला एक छोटा परफेक्ट घर मिला। तभी मुझे रीमा का फोन आया। मैंने 8 महीने से उसकी आवाज नहीं सुनी थी। उसने अपने थेरेपिस्ट के जरिए फोन किया और कहा कि वो माफी मांगना चाहती है। मैंने कॉल उठाया। मुझे पता है कि तुम शायद मुझसे बात नहीं करना चाहते, उसने कहा, लेकिन मेरे थेरेपिस्ट का कहना है कि मेरी रिकवरी के लिए मुझे उन लोगों से सच्ची माफी मांगनी होगी जिन्हें मैंने दुख पहुंचाया। मैं कुछ नहीं बोला। मैं चाहती हूं कि तुम्हें पता चले कि मैं गोवा में जो हुआ उसके बारे में सोच रही हूं। मुझे पता है कि मेरे काम गलत थे। मैंने तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हें शर्मिंदा किया, और मैं अपने बर्ताव की पूरी जिम्मेदारी लेती हूं। अगर मैं पीछे जाकर उसे बदल सकती तो बदल देती। तुम नहीं बदल सकती, मुझे पता है। तो फिर तुम्हें बताने का क्या फायदा? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि मैं बस चाहती थी कि तुम ये सुनो। मैंने एक पल सोचा, ठीक है, मैंने सुन लिया, अब ये खत्म हो गया। मैंने फोन काट दिया। उसकी आवाज सच्ची लग रही थी, लेकिन मुझे कोई गुस्सा, दुख नहीं हुआ, बस शांति थी। इससे साबित हुआ कि मैं पूरी तरह से आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन रीमा यही नहीं रुकी। 1 महीने बाद उसने मुझे एक लंबा ईमेल भेजा। उसने कहा कि उसने एक बेहतर पार्टनर बनना सीख लिया है और सोचा कि क्या फिर से कोशिश करने का कोई मौका है। मैंने ईमेल डिलीट कर दिया और जवाब नहीं दिया। फिर उसने मीरा को मैसेज करना शुरू कर दिया। एक औरत मुझे फेसबुक पर मैसेज भेज रही है, मीरा ने मुझे बताया। वो कहती है कि वो तुम्हारी एक्स वाइफ है। वो क्या कह रही है? उसने कहा कि तुम्हारा ब्रेकअप एक गलतफहमी थी और वो ये पक्का करना चाहती थी कि मुझे सच पता चले। वो सुंदर है, लेकिन वो बहुत बेताब लग रही है। मैंने आह भरी। क्या तुम सच जानना चाहती हो? मुझे पहले से ही पता है, उसने मुझे बताया। और सच कहूं तो कोई भी एक्स जो नई गर्लफ्रेंड से संपर्क करने की कोशिश करती है, उसे कुछ दिक्कतें होती है। नॉर्मल लोग आगे बढ़ जाते हैं। मीरा ने रीमा को ब्लॉक कर दिया, लेकिन रीमा और भी बेताब हो गई। एक शनिवार रात को मीरा और मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। वेटर आया। सर, एक औरत आपसे बात करना चाहती है। वो कहती है कि वो आपकी दोस्त है। मैं मुड़ा और देखा कि रीमा बार में बैठी है। उसने मुझे देखकर हाथ हिलाया। क्या वो वही है? मीरा ने पूछा। हाँ, उठा और बार की तरफ चला गया। रीमा, तुम क्या कर रही हो? मैं बस तुमसे बात करना चाहता था। हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर कर रहा हूं। मुझे बस 5 मिनट चाहिए। मैं मुड़ा और चला गया। रीमा मेरे पीछे टेबल तक आई। प्लीज बस 5 मिनट। मीरा ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, नहीं, तुम्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए। रीमा ने मेरी बजाय मीरा की तरफ देखा। तो ये वही है, तुमने मेरे बजाय उसे चुना। हाँ, मैंने कहा, वो मेरी इज्जत करती है। रीमा का चेहरा लाल हो गया। मैं तुम्हारी इज्जत करती हूं, ये जानकर कि तुम नहीं करती। तुम अभी मेरी डेट पर मुझे परेशान करके ये साबित कर रही हो। रेस्टोरेंट मैनेजर वहां आया। क्या यहां कोई प्रॉब्लम है? रीमा को एहसास हुआ कि वो सीन बना रही है। उसने इधर उधर देखा। दूसरे कस्टमर उसे देख रहे थे। वह चली गई। उसे पक्का दिक्कत है। मीरा ने कहा, वो बस ये मान नहीं पा रही कि ये खत्म हो गया है। 6 महीने और बीत गए और राघव ने मुझे बताया रीमा की सगाई हो गई और फिर उसने इसे तोड़ दिया। वो अब मेरी प्रॉब्लम नहीं थी मीरा। और मैंने घर खरीदा। उसने मुझे सजाने में मदद की और हमने एक छोटा सा वेजिटेबल गार्डन भी लगाया। मास्टर बैकयार्ड बहुत पसंद आया।
सब कुछ परफेक्ट था। एक शाम मीरा ने मुझसे पूछा अगर गोवा में जो हुआ उसके बारे में मुझे कोई अफसोस था तो बिल्कुल नहीं। मैंने उससे कहा कि अगर वो घटना नहीं हुई होती तो शायद मैं अब भी किसी ऐसे इंसान से शादीशुदा होता जिसने मेरी बेइज्जती की। उस दिन उसने मुझे उसका असली रूप साफ साफ दिखा दिया। मुझे खुशी है कि ऐसा हुआ। मीरा मुस्कुराई। इसीलिए मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम अपनी कीमत जानते हो। मैं सही था। मुझे अपनी कीमत नहीं पता थी और मैं इससे कम में समझौता नहीं करूंगा। अब 2 साल बाद मैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में रहता हूं। मीरा और मेरी सगाई हो चुकी है। हम अगले बसंत में एक छोटी सी शादी करने का प्लान बना रहे हैं। मुझे काम पर एक और प्रमोशन मिला है और अब मैं एक टीम मैनेज करता हूं। हम बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं। मैं उस शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लेता हूं जो परिवार और करियर दोनों में सफलता से आता है। कभी कभी मैं रीमा की बीच पर कई बात याद करता हूं। तुम्हें मेरी पीठ छूने का भी अधिकार नहीं है। वो सही थी। मुझे वो अधिकार नहीं था, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने की कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी जो मुझे नहीं चाहता था। उसने सबसे बड़ी कीमत चुकाई उस घमंड के पल के लिए। अपनी एज से सब कुछ वापस पा लिया। पिछले महीने मैंने सुना कि रीमा दूसरे राज्य में चली गई है। उसे एक नई कंपनी में नौकरी मिल गई है। मुझे उम्मीद है कि उसे खुशी मिलेगी, लेकिन अब ये मेरी चिंता नहीं है। मीरा और मैं अब अपने सपनों के घर में रहते हैं, उस जिंदगी के साथ जिसे हमने साथ मिलकर बनाया है। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के लक्ष्यों का समर्थन करते हैं और कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ते। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अगली स्टोरी में आपका नाम मैं स्टोरी के लीड कैरेक्टर के रूप में लिखूं, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। स्टोरी के एंड में कमेंट करने वाले दर्शकों का नाम जरूर लूंगा, तो कमेंट करना ना भूले और हमारे चैनल बिंदा स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जिनको हमारी स्टोरी पसंद आई है